बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका 24 फरवरी का जो पेपर होगा उसमें आपको गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका, यानी कि गद्यांश और पद्यांश का जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 10 नंबर गद्यांश पर आधारित प्रश्न पर और 10 नंबर आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न पर। तो किस प्रकार जो है आप उसकी संदर्भ करेंगे और किस प्रकार उसकी व्याख्या करेंगे, और जो पूछे प्रश्न रहते हैं उसको आप कैसे हल करेंगे, पूरा आपको बताएंगे। और यहाँ से आपके 20 नंबर एकदम जो है फिक्स हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ से जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और आपका एकदम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप जो है 20 नंबर में से 20 नंबर पूरा अपना पक्का कर लेंगे। और जो है क्वेश्चनों को एकदम ईजिली जो है आप जो आपको गद्यांश दिए रहते हैं वहीं से ढूंढ करके आप लिख लेंगे। जैसे दिया है आपका रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। तो अब जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें प्यारे बच्चों, इसको 2 से 3 बार आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि 10 नंबर की बात होती है आपके यहाँ से। 2 से 3 बार अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं उनका आंसर आप तुरंत कर लेंगे। जैसे आपको पहला प्रश्न दिया रहता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप जो है तुरंत समझ जाइएगा इसका क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है, यानी उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का जो नाम लिखना है। आप इसे कॉपी में लिखेंगे कैसे, जैसे आपका दिया है ये प्रश्नोत्तर नंबर ये 3 का आपका अथवा बता रहे हैं, हम अथवा वाला बता रहे हैं, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा। और आपका ये पहले नंबर का प्रश्न है, यानी कि पहला वाला जो है संदर्भ आप लिखेंगे इसी प्रकार। जैसे संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। यानी कि संदर्भ जो है आप इसी प्रकार से जो है लिखेंगे। जब आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखने के लिए आएगा, आप इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आप जो है इसी प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। अगर आपको संदर्भ इस प्रकार से नहीं लिखना है, आप अगर इस प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, तो आप लिखेंगे कैसे कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखेगा। तो एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे शीर्षक और लिख देंगे शीर्षक का नाम भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम लिख देंगे आप एक तरफ डाल के हेडिंग प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो आप किसी प्रकार से जो है लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर जो एकदम एग्जामिनर आपको आराम से दे देगा। अब अगला वाला प्रश्न जैसे देखेंगे, इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जैसे रेखांकित अंश दिया है, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। अब आप देखेंगे इसको जो आपका रेखांकित अंश है इसको कैसे लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि हेडिंग डालेंगे आप पहले रेखांकित अंश की व्याख्या। और जब भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, आप थोड़ा मोड़ा जो आपको दिया रहता है रेखांकित अंश, उससे आप उसका अर्थ बदल करके लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर जो है आपको पूरा अंक देगा। आप उसी को पूरा नहीं उतारेंगे, आगे आप लगा देंगे कि लेखक कहता है कि, यानी कि आप आगे अपने मन से लगा देंगे कि लेखक कहता है कि, उसके बाद आप जो दिया रहता है आपको रेखांकित अंश उसको थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे। फिर लिखेंगे जिस प्रकार पिछड़ी हुई रूढ़ियों मान्यताओं के आधार पर कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता, उसी प्रकार पुरानी रीतियों परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी युग के अनुरूप जन चेतना उत्पन्न कराने में असमर्थ हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, यानी पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और आप किसी भी गद्यांश का करें सबसे पहले लिख देंगे लेखक कहता है कि, उसके बाद आप जो है उसका अर्थ में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन कर देंगे, जिससे जो है एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे कि जैसे 3 प्रश्न जो आपके होते हैं वो उसी में छिपा रहता है। जैसे दिया है क्या चीजें अन्योनाश्रित हैं, तो देखेंगे आप पहली लाइन में रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। तो आप इसको ले जा करके लिख देंगे तीसरा नंबर डाल के, रमणीयता और नित्य नूतनता जो है आपका अन्योन आश्रित है। अब अगला इसी प्रकार इसमें प्रश्न होगा, जैसे चौथा वाला दिया है नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो इसका भी आप उत्तर देखेंगे इसी में आपको मिल जाएगा कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। इसीलिए हमने आपको कहा था जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें उसे 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दिया हो क्वेश्चन उसको आप आराम से जो है इजीली गद्यांश में से उसका आंसर लिख लें। तो आप अपनी कॉपी में लिख देंगे
कैसे नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि को सूचित करती है। यानी कि आपका जो है नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की आपकी किसको सूचित करती है, मौलिक उपलब्धि को सूचित करती है। अब अगला और अंतिम प्रश्न इसी में आप 5वां वाला दिया है कि रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी कि जो रमणीयता शब्द दिया है प्यारे बच्चों आपको और परंपरागत शब्द दिया है उसके आपको अर्थ लिखने हैं। तो रमणीयता का आपका अर्थ हो जाएगा सुंदरता, यानी नीचे आपका दिया है रमणीयता का हो जाएगा सुंदरता, और परंपरागत का हो जाएगा अनुक्रम या परंपरा से चला आ रहा हो। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है आपको गद्यांश दिया रहेगा तो उसका जो है उत्तर करेंगे और आपका जो है आंसर उसको ईजिली सॉल्व करेंगे। तो आप जो है उसको इसी प्रकार से लिखेंगे। अगला वाला है आपका अब पद्यांश को कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु की मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परियारो, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, बाल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर कंदर तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति को सिर पर धारो। अब इसमें भी जो आपको दिया है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो उसमें भी आप जब ये वाला क्वेश्चन दिया आप इसका संदर्भ लिख दीजिए। अगर संदर्भ ना आए आपको तो एक तरफ हेडिंग डालिए शीर्षक और लिख दीजिए गीत, और आपके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। अगर आपको संदर्भ आता है तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले डालेंगे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4 है तो डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4, उसके बाद संदर्भ डालेंगे, फिर लिखेंगे हेडिंग डाल के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। यानी कि आप संदर्भ अगर आपको नहीं आता है तो शीर्षक एक तरफ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गीत, उसके बाद आपका कवि का नाम डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। अगर आपको संदर्भ लिखने आता है तो आप इसी प्रकार लिख देंगे। अगर संदर्भ आप ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको जो है पूरा नंबर एकदम बढ़िया से देगा। तो संदर्भ आप लोग प्रयास करिएगा कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। अब अगला प्रश्न है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। यानी कि दूसरा वाला प्रश्न है आपका उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो आप इसमें देखेंगे नेत्र शब्द आपको जहां दिखे सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, तो आप इसको इसी प्रकार लिखेंगे कैसे, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र जो है अपने सिंदूर बिंदु को बताया। यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र सिंदूर बिंदु को बताया है। अब अगला वाला जो आपका प्रश्न है इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। यानी कि इस पद्यांश में जो आपका किस ऋतु का वर्णन है ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखेंगे इस पद्यांश में आपका किस ऋतु का वर्णन है, तो लिखेंगे इस पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन है। यानी कि आपका इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, तो वसंत ऋतु का। अगला है यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो आप देखेंगे इसको लिखेंगे कि यह पद्यांश काव्यांजलि से उद्धृत है। यानी कि आपका जो पद्यांश है वो किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो आपका काव्यांजलि से। और हमने आपको संदर्भ में भी लिख कर बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा, तो यहीं से आपका इसका भी आंसर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका क्या है, मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। तो आप लिखेंगे कैसे, रेखांकित अंश की व्याख्या में हमने आपको कहा था थोड़ा मोड़ा आप अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 5वें का रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में काम व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहड़ी है विवेकनी है। तो आपका ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप इसी प्रकार से अपने 24 फरवरी के बोर्ड के एग्जाम में जो है संदर्भ और व्याख्या करेंगे, और आप इसी प्रकार से जो है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे, ताकि आप जो है 20 में 20 नंबर अपना पूरा कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है 10 मिनट का ये वीडियो देख करके अपना 20 नंबर एकदम अच्छे से पक्का कर लेंगे।